इतिहास में कुछ कहानियां इतनी कमाल की होती हैं ना कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में डाइव करने वाले हैं जिसकी पहचान हिंसा से शुरू हुई और शांति पर खत्म हुई। जी हाँ, ये कहानी है सम्राट अशोक की, वो अत्याचारी जो संत बन गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक बेरहम, एक रूथलेस अत्याचारी दुनिया भर में पीस का सिंबल कैसे बन गया। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी क्रूरता के लिए इतना मशहूर था, वो आज एक मॉडर्न डेमोक्रेसी का नेशनल एम्ब्लेम कैसे है। आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। अशोक की इस इनक्रेडिबल जर्नी को समझने के लिए हम इन हिस्सों को देखेंगे। सबसे पहले एक राजा के तौर पर उनकी दो अलग अलग पहचान, फिर चंडाशोक के रूप में उनका खौफनाक शासन, उसके बाद कलिंग की वो जंग जिसने सब कुछ बदल दिया, फिर धम्म यानी शांति का उनका नया रास्ता, पत्थर पर लिखी उनकी विरासत, और आखिर में अशोक की वो कहानी जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक राजा दो पहचान। देखिए, अशोक की कहानी में ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ है चंडाशोक यानी द क्रूअल अशोका, एक बेरहम कॉन्करर, और दूसरी तरफ है धम्माशोक, द पायस अशोका, जो अहिंसा और शांति का प्रतीक बना। और सच कहूं तो यही ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें हिस्ट्री में इतना यूनिक बनाता है। ओके, तो ये सब हुआ कब? चलिए जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई 320 बीसी के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों। फिर करीब 270 बीसी में अशोक ने गद्दी के लिए लड़ाई जीती। इसके बाद आया अ मेजर टर्निंग पॉइंट, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध, और फाइनली 232 बीसी के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो उनकी शुरुआती इमेज को दिखाता है। सेक्शन 2, चंडाशोक, एक जालिम हुक्मरान। अशोक कोई ऑर्डिनरी प्रिंस नहीं थे, माइंड यू। वो महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और बिंदुसार के बेटे। सिर्फ 18 साल की उम्र में, सोचिए, उन्होंने तक्षशिला में एक बहुत बड़ा विद्रोह कुचल दिया था। मिनिस्टर्स का सपोर्ट लेकर उन्होंने अपने भाई सुसीन को साइड किया और एक ब्रूटल वॉर के बाद मगध की गद्दी हासिल की। तो मैसेज क्लियर था, पावर तक पहुंचने का उनका रास्ता खून से लिखा गया था। अच्छा, एक कहानी बहुत फेमस है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला था। तो क्या ये सच है? देखिए, ये कहानी उनकी क्रूएलिटी को हाईलाइट करने के लिए पॉपुलर तो बहुत है, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियंस इसे सच नहीं मानते। इट्स मोर लाइक एन एग्जैजरेशन जो उनकी शुरुआती रूथलेस इमेज को और भी भयानक दिखाने के लिए गढ़ी गई थी। पर उनकी क्रूरता की कहानियां सिर्फ यहीं तक नहीं थीं। कहा जाता है कि उन्होंने एक प्रिजन बनवाया था जिसका नाम ही था अशोकाज हेल, यानी अशोक का नर्क। आप सोच सकते हैं, यहाँ कैदियों को अनइमेजिनेबल टॉर्चर दिया जाता था। ये उनके शुरुआती शासन की बेरहमी का एक सिंबल था। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आते हैं जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल दिया। हमारा तीसरा सेक्शन, कलिंग, वो जंग जिसने सब बदला। कलिंग का युद्ध। इस एक लड़ाई में 1 लाख लोग मारे गए थे, और उससे भी ज्यादा 1.5 लाख लोग, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, उन्हें निर्वासित कर दिया गया। इस तबाही का स्केल सच में कल्पना से परे था। और बस यही वो मोमेंट था। अशोका इज परहैप्स द ओनली किंग इन हिस्ट्री जिसने इतनी बड़ी जीत का सेलिब्रेशन नहीं किया, बल्कि पछतावा किया। उस बैटलफील्ड पर लाशों के ढेर और बर्बादी का वो मंजर देखकर वो अंदर तक हिल गए थे, और यहीं से शुरू हुई उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। तो इस पछतावे के बाद क्या हुआ? सेक्शन 4, धम्म, शांति का नया रास्ता। तो कलिंग के बाद अशोक ने क्या किया? उन्होंने अपनाया धम्म का रास्ता। अब एक बात क्लियर कर लेते हैं, धम्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं था, ये बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर्ड एक यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम था, अ मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, बेसिकली राज करने का एक कंप्लीटली नया तरीका। तो उनके धम्म के मेन प्रिंसिपल्स क्या थे? नंबर 1, पैटर्नल किंगशिप, मतलब राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह दिखेगा। नंबर 2, अहिंसा, नॉन वायलेंस, और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी था। नंबर 3, रिलीजियस टॉलरेंस, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना, उन्हें डोनेशंस देना। एंड फाइनली उन्होंने धम्म महामत्तन नाम के स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिनका काम था ये इंश्योर करना कि इन रूल्स को फॉलो किया जाए। अपनी इस नई आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने एक नया टाइटल भी लिया, देवनाम पिय पियद्दसी। इसका मतलब है देवताओं का प्रिय जो सब पर दया करता है।
चंडाशोक की इमेज अब खत्म, पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन सवाल ये है कि अशोक ने ये श्योर कैसे किया कि उनके आइडियाज सदियों तक जिंदा रहें? वेल, ही रोट हिज लेगेसी इन स्टोन। हमारा 5वां सेक्शन, पत्थर पर लिखी विरासत। अशोक ने अपने मैसेज को सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने उसे पत्थर में खुदवा दिया। एक्चुअली वो भारत में स्टोन आर्किटेक्चर के पायनियर माने जाते हैं। सोचिए, अशोक स्तंभ जिनसे हमारा नेशनल एम्ब्लेम लिया गया है, अशोक चक्र जो हमारे तिरंगे में है, और सांची स्तूप और महाबोधि मंदिर जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सब उन्हीं की लेगेसी है। एक लेजेंड तो ये भी है कि उन्होंने बुद्ध के अवशेषों को फैलाने के लिए पूरे इंडिया में 84,000 स्तूप बनवाए। नाउ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये नंबर प्रॉबेबली एन एग्जैजरेशन है, लेकिन ये दिखाता है कि बौद्ध धर्म को लेकर उनका डिवोशन और सपोर्ट कितना गहरा था। और अशोक का ये मिशन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने शांति के इस मैसेज को दुनिया भर में फैलाया। श्रीलंका से लेकर मिस्र और सीरिया तक उन्होंने हर जगह अपने दूत भेजे। इनफैक्ट उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, और इसी स्टेप ने बुद्धिज्म को एक वर्ल्ड रिलीजन बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, अशोक की अमर कहानी। तो सवाल ये है कि अशोक की लेगेसी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? मशहूर राइटर H.G. वेल्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, इतिहास के पन्नों में हजारों राजाओं की भीड़ है, लेकिन अशोक का नाम एक तारे की तरह चमकता है और लगभग अकेला चमकता है। दिस क्वोट परफेक्टली सम्स अप हिज यूनिक प्लेस इन हिस्ट्री। तो आज के इस कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन दुनिया में हम एक ऐसे लीडर से क्या सीख सकते हैं जिसने पावर के ऊपर पीस को चुना? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हजारों साल पहले था। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।